हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और आज हम पार्ट 1 जो है, यह वीडियो पार्ट 1 है और इस वीडियो में से ही हम अलजेब्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का जो है सवाल आता है कि सर हमको तो सब ठीक है लेकिन अलजेब्रा कमज़ोर है। तो आज मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को सही तरीके से सभी वीडियो को क्रमवार देख लिए तो आपको 6 क्लास से लेकर 9th 10th तक जो है पूरा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि थ्योरी जो है हम पूरे सभी तरह का जो है थ्योरी आप लोग के बीच में देने वाले हैं। तो आप सही तरह से पढ़ें, नोट्स बनाएं और थ्योरी को अपने हो सके समझकर अपने माइंड में, अपने दिमाग में याद रखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि बीजगणित का मतलब क्या होता है। तो बीजगणित एक प्रकार का वैसा गणित है जिसमें हम चर और अचर संख्याओं से आपस में खेलते हैं। बात यहाँ पे आती है कि चर और अचर क्या है। तो यह जो है एक राशि है और इस राशि को ही हम लोग पहले जानेंगे चर राशि, और इस चर को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल। वेरिएबल और ये क्या है, तो इसका परिभाषा कहता है कि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या बोला जाता है, चर राशि कहा जाता है। वेरिएबल क्वांटिटी चर राशि कहा जाता है। अब जैसे कि यदि हम बात करें कि आखिर कौन ऐसी राशि है जिसका मान बदलते रहता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें। तो जैसे कि x का नाम आप मैथ में सुने होंगे, x, y, z, a, b, c, k etc। यानी कि ABCD में जितने भी लेटर हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। क्या, चर कहलाते हैं। आप लोग आगे की क्लास में जाएंगे, आप इसमें भी भिन्नता आप लोगों को मिलेगा कि कभी कभी वेरिएबल जो है यह कांस्टेंट जैसा भी कार्य करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल इतना ही जानेंगे। अब अचर राशि क्या होता है, अचर, और इसको बोला जाता है कांस्टेंट, और अचर को ही हम नियत राशि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, अचर राशि कहता है कि वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि या नियत राशि कहते हैं। नियत राशि कहते हैं। अब इसका जैसे यदि देखा जाए तो जितना भी हम लोग संख्या पढ़ते हैं, 5, √5, 3, -1/2 etc, ये सभी के सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब अगर यहाँ पे हम 2 दे दिए तो इसका कभी भी मान हम 3 नहीं कहेंगे।
अगर यह -5 दे दिए तो हम इसको कभी भी 6 नहीं कहेंगे। तो यही होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पे हम कह दिए x बराबर 3, तो आप लोग कहीं कहीं देख सकते हैं कि x बराबर 5 भी है। इसीलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो वेरिएबल रहता है उसका मान अलग अलग होता है, यानी कि बदलते रहता है। आप देखे होंगे कि y बराबर यहाँ पे 5 आ रहा है और दूसरे को कोई समीकरण इक्वेशन को हम हल कर रहे हैं तो यहाँ y बराबर -1 आ रहा है। तो यही y का वैल्यू 5 भी हो रहा है और यही y का वैल्यू -1 भी हो रहा है, यानी मान बदल रहा है, जिसके कारण x, y, a, b, c, k जितने भी ये सभी के सभी जो हम बता रहे हैं टर्म लेटर जो बोल रहे हैं वो क्या होगा, चर होगा। लेकिन जितना भी संख्या लिख रहे हैं वो सभी के सभी अचर होगा, यानी कांस्टेंट होगा। अब आगे हम देखें, ये चर और अचर हम समझ गए। तो अगला एक टर्म है जिसका नाम बीजगणितीय पद है, या इसको केवल पद भी बोला जाता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में एल्जेब्रिक टर्म कहते हैं। एल्जेब्रिक टर्म कहते हैं। तो ये बीजगणितीय पद या एल्जेब्रिक टर्म या केवल टर्म क्या है, तो कहता है कि चर और अचर राशि के गुणनफल को क्या बोलेंगे, पद कहते हैं। पद का मतलब टर्म कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग जाने कि चर और अचर राशि के जो गुणनफल होगा उस गुणनफल को हम पद कहते हैं। अब आप लोग पद के जो है बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, तभी आगे चलकर आप लोगों को सभी चीज़ क्लियर होंगे। अगर हम 4 ले लिए, इसके साथ x ले लिए, तो देखिए तो क्या 4 और 1 से आपस में गुना हुआ है। 4 क्या है, 4 जो है यह एक कांस्टेंट है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो अचर और चर के गुणनफल जो है उसको हम 4x बोल रहे हैं। तो 4x क्या होगा, यहाँ पे पद कहलाएगा। अगर हम एक ले लेते हैं 3 और x² y, तो यहाँ पे देखिए तो 3 और x क्या गो है, 2 गो, एगो y है। यानी कि जितने भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ एक क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पद कहेंगे। अगर आप देख रहे होंगे कहीं x y3, तो यहाँ इसको देखें तब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 गुना x गुना y गुना y गुना y। तो ये सभी के सभी वेरिएबल के गुणनफल है और इसके साथ 1 क्या है, गुना के रूप में है। तो 1 जब गुना के रूप में है तो ये तो कांस्टेंट है, अचर है। यहाँ भी 3 अचर है, तो यहाँ 1 जो है, जो अचर राशि इस टर्म में छुपा हुआ है, जिसके कारण ये भी क्या कहलाएगा, बीजगणितीय पद कहलाएगा। अगर -1 से y लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 गुना x गुना y। तो देखिए x और y यह क्या है, चर राशि है, वेरिएबल है, और इसके साथ -1 से गुना किया हुआ है जो कि एक अचर राशि है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक टर्म बोल सकते हैं। तो आप लोगों को टर्म जो है समझ में आ गया होगा कि आखिर टर्म किसको कहेंगे। अच्छा, आप लोग ऐसा कहीं सोच रहे होंगे कि 3x² y³ और z क्या यह टर्म कहलाएगा। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, यह वेरिएबल का गुणनफल है, और ये 3 क्या है, यह 3 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपस में गुना होल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक टर्म बोलेंगे। ठीक है,
यानी कि टर्म इसको बोलेंगे। तो ऐसा हमने जाना कि आखिर चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, और बीजगणितीय पद या उसको केवल पद बोलते हैं वो क्या होता है, इसके बारे में समझे। तो आगे हम यदि हम देखें तो क्या है भाई, थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये 3 पॉइंट को आप अच्छे तरह से क्लियर कर लिया है। तो हम अगला जो पॉइंट आप लोगों को बताने वाले हैं उसका नाम है क्या, यहाँ पे देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं गुणांक और इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। गुणांक और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुणांक होता है तो क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी पद में जिस संख्या से गुणा किया जाता है, उसे उस संख्या का, उसे पद का गुणांक कहा जाता है। अब यदि हम यहाँ पे आप लोग से पूछे, जैसे में 7x² में x² का गुणांक, या खाली हम गुणांक पूछे तो क्या होगा, 7 होगा। अगर आपसे हम पूछे 5x³ में x³ का गुणांक, तो क्या आप लोग बोलेंगे कि इस x³ जो है एक टर्म है, एक पद है, और इसमें जिस संख्या से गुणा किया जाता है वही इसका क्या कहलाएगा, गुणांक। मतलब इस टर्म का गुणांक कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम आपसे पूछ दें कि -x में x का गुणांक, तो क्या हो जाएगा, x में क्या चीज़ से गुणा किया हुआ है, -1 से, इसका मतलब गुणांक हो गया -1। आप लोग से पूछ दिया जाए -7xy में y का गुणांक यदि हम पूछ दें तो y में हम देखेंगे y में कितना से गुणा किया हुआ है, तो यहाँ पे -7x से कहेंगे। लेकिन यहाँ पे परिभाषा तो आप लोग बोले हैं कि जो संख्या से गुणा किया जाता है वही संख्या क्या होता है, गुणांक होता है। लेकिन यहाँ में y का गुणांक पूछ रहे हैं तो y में क्या चीज़ से गुणा किया गया है, यानी कि y जो टर्म है इसमें किस संख्या से गुणा किया गया है, तो हम लोग कहेंगे -7x से। इसमें अगर हम पूछ देते हैं आप लोग को कि x का गुणांक क्या होगा, तो आप लोग बोलते हैं कि x में सर -7y से गुणा किया हुआ है, मतलब x का गुणांक -7y हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाता है 3x² y³ में y³ का गुणांक क्या होगा, तो y³ में देखेंगे क्या चीज़ से गुणा किया हुआ है, 3x² से गुणा किया हुआ है, 3x² हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन तो आ सकता था कि x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक, x² में क्या चीज़ से गुणा किया हुआ है, 3y³ से, तो 3y³ हो जाएगा। ऐसा होता, आप इसमें दो चीज़ देख रहे हैं। अगर यहाँ पे कहता कि x³ का नहीं भी डायरेक्ट कहता है 5x³ में गुणांक बताएं, तो इसमें गुणांक हम डायरेक्ट 5 कह देते हैं। अगर कहता है 7x² का गुणांक कितना है, तो आप लोग डायरेक्ट कह देते हैं 7 होगा। अगर इसमें कहता है -x में -x का गुणांक कितना है, तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं -1 होगा। तो जो इस प्रकार से जो देखें,
यह कहलाता है अंक गुणांक। क्या कहलाता है? अंक गुणांक। यानी कि जिसमें वेरिएबल एक हो, वेरिएबल क्या हो? एक हो, और उसमें जिस संख्या से गुना किया जाता है उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें -7xy में y का गुणांक -7x है और x का गुणांक -7y है। तो क्या हो रहा है कि इसमें जो -7x है, x तो वेरिएबल है लेकिन -7 वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट है। ये तीनों में केवल कांस्टेंट प्राप्त हो रहा था, ये वेरिएबल के साथ एक टर्म के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आक्षणिक गुणांक, चाहे अक्षर गुणांक भी कहते हैं, ठीक है, अक्षर गुणांक। और इसको लिटरल कोफिशिएंट बोला जाता है, और इसको जो है अंक गुणांक, और इसको, ठीक है। तो इतना जब आप गुणांक के बारे में देखें कि गुणांक भी दो तरह के होंगे, लेकिन आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि सर -8x² का गुणांक कितना है, -8x² का गुणांक कितना है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं -8 होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है कि -7x² y³ का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि आखिर किसका गुणांक, आखिर किसका गुणांक, x² का गुणांक कि y³ का गुणांक, किसका गुणांक, यहाँ पे उसको देना होगा। यदि आप फिर भी जो है ऐसे केवल पूछ रहा है क्वेश्चन कि -7x² y³ का गुणांक क्या होगा, आप बोल सकते हैं -7 होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा देगा कि -8xy में y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक क्या होगा। तो आप बोल सकते हैं कि y में जितना से गुणा किया हुआ है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, गुणांक ही हो जाएंगे, यानी कि 8x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, -7x² y⁵ में x² का गुणांक क्या होगा। तो x² में जितना x² के छोड़ा के बाकी जितना भी आपको गुणनफल के रूप में मिले सबके सब क्या होंगे, गुणांक होंगे। मतलब -7 y⁵ क्या होगा, गुणांक होगा। आप गुणांक के बारे में जो है आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए और आगे क्या है, आगे बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, अच्छा सा पॉइंट जिसका नाम है पद का घात। और पद का घात क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि पद के घात आखिर किसको बोला जाता है। समझिए यहाँ पद का घात लिखेंगे, पद का घात, और घात को यहाँ पे हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ टर्म, यानी किसी पद का घात क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि किसी पद में चर राशि के घातांकों का योग, घातांकों का योग पद का घात कहलाता है, ठीक है। यानी कि पद का घात क्या है, डिग्री ऑफ टर्म, किसी पद में चर राशि के घातांकों का योग, चर राशि का जो भी घात रहेगा उस घातों के योग को हम क्या बोलते हैं, पद का घात बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें पहला -7x² y का घात बताएं,
इतना का घात बताएं। तो यह क्या है, एक टर्म है, यह टर्म है। और इस टर्म में देखिए, इस टर्म में कितने चर राशि है, तो बोलेंगे दो चर राशि है, x और y। तो इसमें जितने भी चर रहेंगे और उस चर का जितने भी पावर होंगे, जितने भी डिग्री होंगे, उसका योग निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि घातांकों का मतलब क्या होता है, घातांकों मतलब घात के अंकों का योग। तो देखिए x का घात कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। y का घात कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको मतलब 1 यहाँ पे देंगे, और इस प्रकार 3 हो गया। यानी कि पूछा जाए क्वेश्चन कि 7x² y का घात क्या होगा, डिग्री ऑफ टर्म क्या होगा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम दूसरा नंबर यहाँ पे देखें कि 7x² a² b का घात बताइए, का घात बताइए। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है 1 2 3 गो है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तीनों वेरिएबल को हम अगर घात देखें तो फर्स्ट वेरिएबल x है और x का घात कितना है, 2, तो लिखेंगे 2। फिर सेकंड नंबर जो वेरिएबल है a है और a का घात कितना है, 2। फिर थर्ड नंबर में जो वेरिएबल है b और b का घात कुछ नहीं है तो 1 है, और 2 2 4 और 1 5, यानी कि 7x² a² b का घात कितना होगा, 5 होगा। ओके, आगे समझते हैं। -3 a² bq और zq का घात बताएं, इतना का घात क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, एक a है, एक b है, एक z है। ये फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल। और a के देख रहे हैं कि a का जो घातांक है, यानी कि घातों का अंक है कितना है, 2 है। b के घातों का अंक 3 है, और z के घातों का अंक 3 है। तो 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा। मतलब इस टर्म का, इस पद का जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4th नंबर, और ये आखिरी एग्जाम्पल है 4/3 a के पावर -3 b 5 और z का घात बताइए, इतना का घात बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, केवल वेरिएबल लेना है। तो वेरिएबल यहाँ 3 है और इसका घात -3, इसका घात +5 और इसका घात 1 है। तो 5 1 6 में से 3 गया 3, मतलब इस पूरे टर्म का जो घात होगा कितना होगा, 3 होगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप जो है पद का घात निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की जो है बातें बताते हैं आप लोग को। जैसे आगे देखिए, आगे क्या है, अब पढ़ेंगे हम कुछ पद के प्रकार के बारे में। और पद को हम यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार के रूप में देख रहे हैं, और एक को बोलते हैं सजातीय पद। सजातीय पद यानी इसको बोला जाता है लाइक टर्म, लाइक टर्म बोला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आखिर सजातीय पद लाइक टर्म होता क्या है। तो यहाँ पे समझिए, लाइक टर्म कहता है कि दो या दो से अधिक पद में अक्षर गुणांक या अक्षरिक गुणांक, ऐसा भी कह सकते हैं, अक्षरिक गुणांक, या इसको क्या कह सकते हैं, चर राशि का गुणनफल समान हो उसे सजातीय पद कहते हैं। सजातीय पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग समझिए
सजातीय के मतलब समान जात वाला। अगर हम कहेंगे कि यहाँ लालू यादव है, लालू यादव, यहाँ पर ही जो है मोहन यादव, मोहन यादव, और यहाँ पे जो है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, और यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ऐसा दे दिए। अब कहेंगे बताओ भाई इसमें सजातीय कौन है, मतलब समान जाति का कौन है। तो आप लोग सिंपल बता सकते हैं, जिसके पीछे यादव लगल है वो समान जात के है, जिसके पीछे कुमार लगल है वो कुमार वाला जात के है, जिसके पास पीछे में मोदी लगल है मोदी वाला जात के है। यानी कि ये सब जो है असमान है, लेकिन ये दोनों क्या है, समान है, मतलब सजातीय है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम सीखेंगे कि बहुत सारे हम यहाँ पे टर्म लिख रहे हैं, 4x और -3x, 5x और 7/3x। इस टर्म की बात यदि हम करें तो आगे तो सबके अलग अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ -3, यहाँ 5, यहाँ पे 7/3। लेकिन जो पीछे वाला है, यानी कि जो वेरिएबल है, चर राशि है, और इसको अक्षर गुणांक भी बोलते हैं, अक्षरिक गुणांक भी बोलते हैं, जो है वो सभी के सभी में क्या है, सेम है, समान है। इसीलिए इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, सजातीय पद। क्या बोलेंगे भाई, सजातीय पद। लेकिन आपको से कुछ ऐसा पूछ दे हम कि -3x² y 7x² y -2/3x² y -8x² y, ये कैसा टर्म है, आप बताइए, ये सभी के सभी कैसा टर्म है। तो आप लोग कहेंगे हमें जो है केवल और केवल हमें क्या देखना है, अक्षरिक गुणांक को देखना है, चर राशि के गुणनफल वाला को देखना है। तो इसमें देखिए x² y, इसमें भी x² y, इसमें भी x² y, इसमें भी x² y, सभी के पीछे में x² y लगाया हुआ है, मतलब ये कौन सा टर्म होगा, यह सजातीय टर्म होगा, यानी कि सजातीय पद, लाइक पद, लाइक टर्म कहलाएगा। लेकिन हम तीसरा एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, -5x² y³ और -3x² y -8x² y⁵ -3x² y, और यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे 3 भी ले लेते हैं, और अब देखिए तो 4 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिए। आप कहेंगे बताइए इस कौन सा टर्म है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x y सभी में तो है, लेकिन क्या x 2 गो है y 3 गो है तो सभी में वैसा ही है। तो हम देखेंगे कि इसमें x 2 गो, इसमें x 2 गो, इसमें x 2 गो, इसमें x 2 गो, बहुत अच्छा। y में 3 गो है तो इसमें भी 3 गो होना चाहिए, इसमें भी 3 गो होना चाहिए, इसमें भी 3 गो होना चाहिए, जो कि वैसा नहीं है, नहीं रहेगा तो इसको हम कहेंगे यह सजातीय पद नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग विजातीय पद। क्या बोलते हैं, विजातीय पद बोलते हैं, विजातीय पद। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -3x² और z और -8x² y प्लस, और फिर ले लेते हैं 7x y³ 8x² y⁵। इसमें देख रहे हैं इस टर्म में xz xy xy xy, यहाँ पे z है तो पहले ही अलग हो गया, क्योंकि सब में xy है, इसमें z आ गया, अलग है। लेकिन x को हम देख रहे हैं, इसमें x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है, यानी गुणनफल होता है, अगर अलग अलग हो सभी के सभी टर्म में, तो यह कौन सा टर्म कहलाएगा, विजातीय पद, विजातीय पद कहलाएगा। यानी कि यहाँ से विजातीय पद का हम परिभाषा क्या देखें, विजातीय पद, और इसको अनलाइक टर्म कहते हैं। और क्या होता है, तो कहता है 2 या 2 से अधिक
अधिक पद में, 2 या 2 से अधिक पद में अक्षणिक गुणांक, चाहे अक्षर गुणांक समान न हो वैसे पद को न हो उसे विजातीय पद कहते हैं। उसे विजातीय पद कहते हैं, मतलब सजातीय पद का जस्ट रिवर्स है, विजातीय पद कहते हैं। तो आप इतना दूर जो है नोट कर लें और विजातीय पद के एग्जाम्पल देखें तो ये होगा और ये होगा, ये दोनों का दोनों क्या है, विजातीय पद। आगे जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि जो विजातीय पद और सजातीय पद होता है उसका योग कैसे करते हैं, उसका अंतर कैसे निकालते हैं, उसको गुना कैसे करते हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे भी सजातीय पर विजातीय पद समझे, और आगे यदि हम समझे तो यहाँ पे देखिए बीजगणितीय व्यंजक। आखिर हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टर्म आता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या है, तो उस बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, यानी कि देखेंगे बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजगणितीय व्यंजक, आखिर बीजगणितीय व्यंजक जो है किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान। आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि जो टर्म होता है वह एक या एक से अधिक अगर टर्म कोई योगफल के रूप में अगर उसको या अंतर के रूप में चिन्हों के द्वारा अगर व्यक्त किया जाता है उसी को हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यानी कि लिखेंगे यहाँ कि वैसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद को चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि वैसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद को चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यदि हम देखें अगर 3x² ये क्या है, एक टर्म है, इसमें एक और टर्म को हम यदि जोड़ देते हैं 5x² ये क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। 5x² + 3 इसमें एक और टर्म जोड़ दिए ये भी क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। अगर -7x² yz + 5xz ऐसा हम लिख दिए ये भी क्या कहलाएगा, एक बीजगणितीय व्यंजक ही कहलाएगा। अगर आपको ऐसा मिल जाए 5x³ + 3x² + 8x - 9 तो इसमें बहुत सारा पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, यानी एक से अगर जहाँ भी अधिक पद अगर कोई चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया रहेगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। तो आप लोग जो है बीजगणितीय व्यंजक के बारे में समझ गए होंगे कि जितना भी इस प्रकार से चिन्हों के द्वारा एक या एक से अधिक टर्म अगर लिखा रहे तो उसको क्या बोला जाता है भाई, बीजगणितीय व्यंजक बोला जाता है। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे क्या, समझिए। देखिए आगे हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। और अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का घात, बहुपद का मानक रूप,
बहुपद के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम काफ़ी एक वीडियो में जब समझ जाएंगे तो एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से जो है वह संपूर्ण वीडियो होगा। और यह वीडियो जो है इतना ही अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो अच्छा होगा। और फिर से अगर आप लोग को इतना समझ में आया तो आप इसी को एक बार प्रैक्टिस कर लें। फिर से हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बहुपद क्या होता है, इसका बहुपद का घात क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है और इसके पूरे टाइप्स क्या होते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।